जरा सुनिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को। तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग न्यू इंडिया और बिल्डिंग न्यू मध्य प्रदेश। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। हमारे कार्यक्रम की जो अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे न्यू इंडिया बनेगा और कैसे न्यू मध्य प्रदेश बनेगा। तो कमलनाथ जी की नज़र में कहाँ कमी है और कैसे ये मध्य प्रदेश थोड़ा जैसे कहते हैं कि नंबर 1 की दौड़ में आगे आ जाए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है, रोजगार की है, साथ साथ हमारे कृषि क्षेत्र की। नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और आज अगर नौजवान जो आज व्यवसाय का मौका ढूंढ रहा है या रोजगार ढूंढ रहा है, उसके सामने केवल निराशा है, उसका भविष्य केवल अंधेरे में है, तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? जब तक निवेश ना आए, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। ये तो तभी बनेंगे जब आर्थिक गतिविधि बने। एक उद्योग लगता है, उसके साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है, पर मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आता। मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से। जो पंजाब में अपनी फैक्ट्री लगाता है और उसे तमिलनाडु में लगानी है, जो हरियाणा में लगाता है उसे केरला में बेचना है अपना सामान, वो क्यों बेचेगा? वो क्यों मध्य प्रदेश में ना लगाए? क्योंकि मध्य प्रदेश में उसका विश्वास नहीं। लेकिन कमलनाथ जी, बहुत बड़ी समस्या है कि मध्य प्रदेश की पहचान हम ऐसा बनाएं ताकि निवेश को हम अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन कमलनाथ जी, मैं राजनीति से अलग हटके अगर बात करूं तो आप केंद्र में आपने हर वो पद संभाला है जिससे विकास की गंगा बहती है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, या और भी ऐसे मंत्रालय हैं जो आपके पास रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम मिल बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या और भी छोटे दल हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में अपना प्रभाव रखते हैं, वो सब मिल बैठकर ये तय करें कि मध्य प्रदेश को कैसे अव्वल प्रदेश बनाना है, कैसे नंबर 1 प्रदेश बनाना है, तो कुछ समस्या हल होगी? मुख्यमंत्री बुलाए ऐसी बैठक, मैं राजी हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा, कभी हमसे सुझाव मांगे नहीं गए कि मध्य प्रदेश को एक केंद्र, औद्योगिक केंद्र, एक आर्थिक गतिविधि का केंद्र कैसे हम बनाएं। इसके लिए कोई कभी चर्चा नहीं हुई। स्वागत है, अगर हमें बुलाएं हम अपने सुझाव देंगे। पर सबसे पहले मध्य प्रदेश की पहचान किसानों की आत्महत्या से ना होए, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से ना होए, मध्य प्रदेश की पहचान महिलाओं की अत्याचार पर ना होए। ये आज चुनौती है। और साथ साथ चुनौती हमारे सामने है कृषि क्षेत्र की। मध्य प्रदेश का 70% अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। 70% लोग किसान नहीं है, पर जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान की कुछ आर्थिक मजबूती हो, किसान के जेब में पैसा होए। उसके बच्चा अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल जा सकता है अगर उसकी जेब में पैसा होए, अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो कृषि क्षेत्र भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और जब तक किसानों के साथ न्याय ना होए, किसान भाग रहा है, दौड़ रहा है आज के दिन खाद के लिए, बीज के लिए, उसको समर्थन मूल्य के लिए भाग रहा है। उसने समर्थन मूल्य की तो बात छोड़िए, अब समर्थन मूल्य का तो उसने मान लिया कि कभी नहीं मिलने वाला। आज जो किसानों पर मंडी में शोषण होता है, व्यापारी शोषण करते हैं, ये सब मामले हमारे सामने हैं। लेकिन कमलनाथ जी, आप कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार गिरा दी गई और आपके ही जो सहयोगी थे वो आज केंद्र में मंत्री हैं, और कांग्रेस की एक सरकार ऐसी थी जिस पर यह था भरोसा कि कमलनाथ आ गए हैं, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी। लेकिन आपने जब मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे कौन से कदम उठाए जो नए मध्य प्रदेश को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे? आपने भी बहुत जनता से वायदे किए थे, हालांकि आपको मौका कम मिला, लेकिन क्या कसक रह गई मन में? क्या कसक रह गई कि मैंने ये शुरू किया था, ये बंद हो गया, ये शुरू करना चाहता था, ये कर नहीं पाया? बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में मेरे पास 15 महीने थे। 15 महीने के लिए मैं मुख्यमंत्री रहा, 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में।
11.5 महीने में कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू किया। किसानों का कर्जा पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में ही विधानसभा में पेश किए थे। तो किसानों के 27 लाख दूसरे किश्त में और क्या होते, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं पर जिनके चालू खाता थे। हमने ये देखा, हमने इसका प्रयास किया और ये हम इसमें सफल रहे कि किसानों को सही बीज मिले, खाद मिले, किसानों को मूल्य मिले। आज भाव ले लीजिए, आज क्या भाव है, और जब मैं मुख्यमंत्री था क्या भाव है, मक्का का भाव लीजिए, गेहूं का भाव लीजिए, किसी चीज़ का भाव ले लीजिए। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं होनी चाहिए। शुद्ध का युद्ध मैंने चालू किया। मैंने ये जो समिट बुलाते हैं शिवराज सिंह जी, उस तरह के समिट नहीं बुलाए। मैंने सबको एक सभा बुलाई, इंदौर में सभा बुलाई जिसमें सब लोगों ने भाग लिया, देश के प्रसिद्ध लोगों ने। मैंने उन्हें समझाया क्यों मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो देश का हृदय है और आपको ही लाभ होगा। आज इतने बड़े बड़े उद्योग पंजाब हरियाणा में लगते हैं जो सामान केरल और तमिलनाडु में बेचते हैं, मध्य प्रदेश में क्यों ना लगाएं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या कमियां हैं। बहुत शुरुआत करी, पेंशन बढ़ाया हमने, गरीबों के लिए सामूहिक विवाह, आदिवासियों के लिए उनको उनके मृत्यु पर जन्म पर गल्ला मिले, अनाज मिले। ये सब शुरुआत थी 11.5 महीने में, क्योंकि एक नज़रिया था, एक दृष्टिकोण था और मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कैसी सरकार दी, कैसी सरकार हमें सौंपी थी, जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, जहां बेरोजगारी में नंबर 1, जहां महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, ऐसी सरकार जहां हर चीज में हम नंबर 1। कमलनाथ जी, आपके विरोधी और प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि जनता ने दोबारा भी बाई इलेक्शन जो हुए, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे आपके लोकसभा का एक बाई इलेक्शन हो, भले ही आप ये कहें कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन वो कहते हैं घर नहीं संभाल पाए तो मध्य प्रदेश क्या संभालेंगे। ये सौदे की सरकार बनाई, सौदे से विधायक गए, ये पूरा प्रदेश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रशासन और पैसे से ही चुनाव लड़ती है आज के दिन। अभी मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीने में 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम 2 जीते, हम 2 हारे, 1 हम हारे, क्योंकि ये तो लूटा। आज जिस प्रकार से ये इन्होंने चुनाव कराया, ये बाई इलेक्शन में तो सरकार ने जो प्रयोग किया पैसे प्रशासन और पुलिस का, ये इसी से, बट जनता समझती है। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई, आज तस्वीर जो है, आज मध्य प्रदेश की तस्वीर जो है, जो हर वर्ग परेशान है, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, किसी वर्ग को आप ले लें, सब परेशान घूम रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, एक बात मुझे बताइए कि सब कुछ सही है, आपके जैसे दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, बीच में आपको 15 महीने का कार्यकाल मिला, और अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश का सबसे चौथा गरीब प्रदेश है। जो ये एक दाग लग जाता है, इसके लिए हमको बैठकर बात नहीं करनी चाहिए? क्या ये दाग अच्छे हैं? ये अभी मल्टी डायमेंशनल सर्वे निकला है, बुरी हालत है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की तुलना, मध्य प्रदेश सबसे गरीब देशों में की कैटेगरी में है। ये आज हालात हैं। और 15 साल, अब तो 18 साल हो गए इन्हें, 18 साल हो गए, 18 साल में हम चौथे नंबर पर हैं। आप कोई भी उस रिपोर्ट में देखिए, किसी चीज़ में देखिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे पीछे। क्यों? और ये आपके भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के राज्य के बाद। लेकिन इसका समस्या का समाधान क्या है शिवराज जी? पब्लिक की क्या गलती है? पब्लिक तो सब जानती है, पब्लिक करे तो क्या करे? जिताया आपको, आपके ही लोग आपको छोड़कर चले गए, आप उनको रोक नहीं पाए। पब्लिक देखिए, ये सौदे की सरकार, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी बना सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। मुझे तो सब पता था क्या ये अचानक थोड़ी ना होगा, ये तो चल रहा था 3-4 महीने से। और सब जो गए वो मुझे आके बताते थे
कि हमें इतना पैसा मिला, इतना पैसा और आगे मिलेगा, ये सब। तो इसका उपाय ये है, एक सोच होनी चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। आज तो शिवराज सिंह जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, प्राथमिकता उसकी है, प्रदेश की कोई प्राथमिकता नहीं है। आप दिखाइए, आप अपने शो में भी दिखाइए कि क्या रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट आई है। दुख होता है देख के, क्योंकि ये प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। ये आज आंकड़े मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश और देश के सामने आने चाहिए। आपने बात की कमलनाथ जी कि किसानों की दुर्दशा है, किसानों की जो अगर आप एमएसपी की बात करें तो उनके लिए वो उनकी लड़ाई है, लेकिन हाल में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने फैसला किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कुछ लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुआ, मैं पूरे देश से इसके लिए माफी मांगता हूं और वो बिल वापस ले लिए हैं। अब बचा क्या है, केवल राजनीति या अभी भी कुछ बाकी है? बिल्कुल बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले ये लाए, ये जो 3 कानून लाए, ये 3 कानून इन्होंने कहा किसानों के हित में हैं। किसान कहते हैं हमारे हित में नहीं है, आपको तो उसी समय वापस ले लेना चाहिए था। 1 साल किसानों से आंदोलन कराया, 600-700 लोगों की मृत्यु हो गई, और तब आप कहते हैं मैं समझा नहीं पाया। क्या समझा? किसान मूर्ख है? मोदी जी किसान नहीं है। देश के किसान ने एक आवाज में कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमारे हित में नहीं है। मोदी जी कहते रहे नहीं, ये किसानों के हित में है। अब किसके हित में था वो मोदी जी बताएंगे। पर इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है समर्थन मूल्य, कि आज समर्थन मूल्य किसान को कम से कम ये अश्योरेंस होए, ये उसको तसल्ली होए कि उसे समर्थन मूल्य मिलेगा। इंदिरा गांधी जी समर्थन मूल्य की शुरुआत करी थी, सबसे क्रांतिकारी कदम था उस समय जब हम अनाज का आयात करते थे, आज हम अनाज का निर्यात करते हैं। उस समय एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना था कि समर्थन मूल्य एमएसपी दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में 22-23% प्रतिशत किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ मध्य प्रदेश नहीं उठा पाए, क्योंकि हमारे किसान गरीब किसान हैं, वह गुजारे की खेती करते हैं। गुजारे की खेती, ये मैंने WTO में उठाया था, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये गुजारे की खेती करते हैं। पर इनको उम्मीद है जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई सुविधा आएंगी, अच्छी खाद, अच्छा बीज मिलेगा, तब उनको समर्थन मूल्य मिलेगा, तब वो अपनी तरफ से भी कुछ लागत लगाएंगे। पर ये जो मांग थी किसानों की समर्थन मूल्य की, इसके बारे में चुप। मोदी जी कहते हैं हम नहीं देंगे समर्थन मूल्य, या समर्थन मूल्य का कानून लाएं, ऐसा कानून लाएं कि कोई अगर समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा वो अपराध होगा, और जो किसान समर्थन मूल्य से कम बेचेगा वो अपराध होगा। ऐसा कानून ले आए, मैं सोचता हूं कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। आज लगभग 22 चीज़ों में समर्थन मूल्य है। आज समर्थन मूल्य के लिए किसान तड़प रहा है। मक्का ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। कमलनाथ जी, आपके राजनीतिक विरोधी, और अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो राजनीतिक विरोधी भले, लेकिन मित्र भी हैं आपके, शिवराज जी कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, सीएम बने कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। ये आप पर आरोप है उनका। ये उनके पेट में क्यों दर्द होता है मुझे समझ नहीं आता। शिवराज जी के पेट में दर्द होता है कि कमलनाथ इस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर हैं, इस पद पर हैं। हाँ, वो अपना काम चलाएं, प्रदेश के हितों की रक्षा करें। ये हर भाषण में कमलनाथ की आलोचना कि ये इनके पास इतने पद हैं, सब कुछ कमलनाथ है। आप क्यों चिंता करते हैं? इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन उनको लगता है कि आप मजबूत होंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे ना। उनको तो लगता है, बात भी सच है, बात सच है। पर आज सच्चाई ये है, और मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। आज हमारा 95% लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो अब आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये हमें याद रखनी है बात। तो क्या उनको नहीं दिख रहा? उनको नहीं दिख रहा कि कितनी बेरोजगारी है? सबको दिख रहा है। किसान को नहीं दिख रहा कि उसके साथ कितना अन्याय किया जा रहा है? हर जिले में, लगभग हर जिले में खाद के लिए आंदोलन हुए। क्या ये सरकार चल रही है कि आपको खाद मिलेगा जब आप आंदोलन करोगे? कमलनाथ जी, मिशन 2023 के लिए आपकी पार्टी कितना तैयारी कर रही है? क्योंकि ये बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि ये इलेक्शन मोड में ही रहती है पार्टी। अभी अब
जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, उत्तराखंड के चुनाव होंगे, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पर भी खींचतान चल रही थी। तो इस चुनावी मोड में और 2023 में आपको भी लड़ना, उससे पहले आपको जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं वो भी टल रहे हैं, बार बार वो भी लड़ने हैं आपको। तो ये आपको लगता है कि आपकी पार्टी पूरी तरह तैयार है या टूट फूट होती है, बीच में कोई विधायक यहाँ चला जाता है, कोई बड़ा नेता जो है वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। पंचायत चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव हैं, ये सब आएंगे। हम मजबूत हैं। आज बीजेपी को पंचायत चुनाव करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। आज जो आरक्षण था, ये आज का जो नया आरक्षण था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा क्योंकि ये भाग रहे हैं। और हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन की कि बीजेपी, हमारा चुनाव बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है, तभी हम चुनाव में के मैदान में आ सकते हैं। हम अपने संगठन की पूरी तैयारी कर रहे हैं बूथ लेवल तक, ये हमारा प्रयास है और मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल रहेंगे। कमला जी, आपने एक सवाल उठाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि शिवराज सिंह कहते हैं कि कोई माइकलाल खत्म नहीं करेगा। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आरक्षण पर बीजेपी ऐसा कोई स्टेप उठा रही है? अभी जो ये ऑर्डिनेंस लाए हैं 2011 के आरक्षण पर, ये जो सीमाएं थी, जो सीमांकन किया गया था, जो इसका पंचायतों का, इसको रद्द कर दिया। जो नया था, जो चुनाव हो रहा है वो आज की तारीख में, आज के आरक्षण से, आज की सीमाओं से होए, ये हमारी बात है। और इसका पहले नोटिफिकेशन हो गया था। अब ये नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। ये आज हालात है। क्यों कर रही है बीजेपी? कराए चुनाव, आज की परिस्थितियों में चुनाव कराए। कमला जी, मेरा सवाल यह है कि आदिवासी विधानसभा जो सीटें हैं, जहां बाहुल्य है और रिजर्व सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की, वहां पर बीजेपी का बड़ा फोकस है। गौरव दिवस मनाएंगे, आदिवासी का साथ देने का वादा करेंगे, दावा करेंगे। और आपने कहा है कि विधायकों से कि आदिवासी सीटों पर फोकस करें, क्योंकि पिछले बार आपको बहुत समर्थन मिला था उन इलाकों में। तो ये वोट की लड़ाई है या आदिवासियों के हितैषी बनने की लड़ाई है? जो भी आदिवासियों के लिए आज तक हुआ है, कांग्रेस सरकार ने किया है, इंदिरा गांधी जी से लेके आज तक। ये इनको 18 साल बाद आदिवासी गौरव दिवस की याद आई। अब इनको आदिवासी दिखने लगा है। आज आदिवासी क्या मूर्ख है? वो समझता नहीं है। ये गौरव दिवस प्रशासन के लाए हुए लोग कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कोई कहता है 23 करोड़ रुपए, कोई कहता है 30 करोड़ रुपए। इसका भी खुलासा होना चाहिए। कितने पैसे खर्च किए लोगों को ढोने में, खाना खिलाने में। इस बहाने लाए कि आपको खाना खिलाएंगे, चलिए आप भोपाल भी घुमाइए। पर क्या आज ये बीजेपी सोचते हैं कि आज की नई पीढ़ी, आदिवासी नौजवान क्या मूर्ख हैं? उनको याद है कि अगर कोई कानून बने, अगर कोई नीति बनी, कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई है। बीजेपी इससे डर रही है। 37 सीटें हैं जो आदिवासी सीटें हैं और लगभग 60 सीटें और हैं जो आदिवासी प्रभावित करते हैं, जो आरक्षित नहीं है। वो जानते हैं कि इनके बगैर इनके कोई सफलता नहीं मिलनी। कमला जी, एक और बड़ी एक कहते हैं विवाद की जड़ है। आपने गौशालाएं बनाने का ऐलान किया था जब आप मुख्यमंत्री बने थे। शिवराज सरकार कहती है हम गौ टैक्स लगाएंगे, गायों के संरक्षण और संवर्धन का दावा कर रहे हैं वो। तो गाय के नाम पर टैक्स, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो इनकी सोच, इनकी ये आत्मा की आवाज़ है। मैंने जितने गौशाला बने मेरे कार्यकाल में, हमारे 15 महीने के कार्यकाल में, मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने। ये तो मैंने पहले कहा था हम गौशालाएं बनाएंगे, पर अब ये गौ टैक्स लगाएंगे और वोट मांगेंगे गाय के नाम, वोट मांगेंगे धर्म के नाम। ये इनकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो इनकी ये खोट है, सोच में खोट है, ये आज मैं तो इस पर विश्वास कर रहा हूं सब जनता समझ रही है। जनता मूर्ख नहीं है। और मेट्रो को लेकर भी बड़ी सियासत है। आपके कार्यकाल में आपने कहा कि आपने शुरू करवाई, वो कह रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं। 2023 में तो श्रेय हमको मिलेगा। अब श्रेय की बात नहीं है, अंत में मध्य प्रदेश में मेट्रो बन जाए। जब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मैंने पैसे दिए थे कि इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की। मैंने शुरुआत उस समय से करी थी। मैंने शिलान्यास किया इंदौर में मेट्रो का।
अब ये मेट्रो बन रही है, ये श्रेय लेना चाहते हैं ले लें, पर अंत में मध्य प्रदेश को लाभ होता है। ये श्रेय की राजनीति, ये विज्ञापन की राजनीति, ये मीडिया की राजनीति उनकी है, हमारी ये राजनीति नहीं है। बड़ी चर्चा है भोपाल और इंदौर में क्राइम कंट्रोल करने के लिहाज से कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात हो रही है कि कमिश्नर नियुक्त किए जाए, पुलिस कमिश्नर जो है वो ज़्यादा एम्पावर हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये क्राइम कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है? नाम बदलने से कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होने वाला। ये पावर्स आपने कलेक्टर से और डिप्टी कलेक्टर से और कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर को पावर दे दी, पर मैंने भी इस पर विचार किया था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था, हम कोई भी नाम दें, हमें पुलिस व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना है उसको कमिश्नर कहें। क्या आज आवश्यकता है जिससे क्राइम कंट्रोल हो पाएगा, अपराध कम हो जाएंगे, ये आज आवश्यकता है। इस पर मैंने बहुत मीटिंग करी, मैं बम्बई तक गया, वहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम बहुत सारे शहरों में है, मैंने वहाँ के लोगों से बात करी, वहाँ की पुलिस से बात करी, वहाँ के IAS ऑफिसर से बात करी और आए पाकिस्तान के खिलाफ हम क्या कदम उठाएं और सहमति बनी। अब अनजाने मनीष तिवारी जी अगर ऐसा कह रहे हैं कि पूरी मिलिट्री को, एयरफोर्स को हमने कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे पूछा क्या करना चाहिए, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कोई खराबी नहीं है, सबकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आपकी भी व्यक्तिगत राय हो सकती है। पर आप G23 की बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैं सब जो G23 के नाम से जाने जाते हैं, मैं सबसे बात करता रहता हूँ, सब मेरे साथ ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो चिंता की बात है। सब अपने सुझाव देते हैं, कोई सुझाव दे वो कहिए देखिए ये अनुशासनहीनता कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं चुनाव हुए, पार्टी में चुनाव हुए, वो घोषित हो गया चुनाव, तो ऐसी कोई आग लगने वाली बात नहीं है पार्टी में। हम सब एक हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी आपकी पार्टी उनको मुकाबला करने के लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि बीजेपी धर्म का इस्तेमाल करती है, राम का इस्तेमाल करती है, गाय का इस्तेमाल करती है, तो आपकी पार्टी भी ये बताने की कोशिश करती है कि आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आप तो अध्यक्ष नहीं है, वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर आप हिंदुत्व की बात भी करने लगते हैं। आप खुद ने, आपने इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति अपने लोकसभा क्षेत्र में बनवाई, हालांकि अब आप उस विधानसभा में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का ये काउंटर क्लेम क्यों करने की जरूरत पड़ती है आपको, कि ये बताना पड़ता है कि हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी राम को मानते हैं, तो बताने की जरूरत क्या पड़ गई आपकी पार्टी को? हमें बताने की जरूरत नहीं, हम जो अपने भावनाओं से, जो हमारा हमारा अपना व्यक्तिगत भावना है उस पर हम एक्ट करते हैं। हम कोई दिखावा नहीं करते, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। अगर मैंने मंदिर बनाया, मैंने इसकी कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं करी, मैंने जाके इसमें कोई राजनीति नहीं करी, मैंने कहा ये मंदिर सबका है, तो ये कोई हिंदुत्व नहीं था। तो हम अपनी भावनाओं के, हम धर्म का कदर करते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं धर्म की। हम घर में अपना मंदिर रखते हैं, हम घर में अपनी पूजा करते हैं।